हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे और मजे में होंगे। मेरा नाम भारती। आज के इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। उस टॉपिक का क्या नाम है? उस टॉपिक का नाम है एवोगैड्रोस लॉ। देखिए, एवोगैड्रोस लॉ को आज के इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि आखिर ये लॉ होता क्या है, किसने दिया, कब दिए और इनके क्या क्या प्रिंसिपल है उनके बारे में समझने वाले। तो सबसे पहले एवोगैड्रोस लॉ को दिए किसने? तो इनको दिए कौन? इनके नेम से ही पता चल रहा है, एवोगैड्रो। तो इनके लॉ को भी, ये जो एवोगैड्रोस लॉ, इनको भी एवोगैड्रो ही दिए। इसका पूरा नाम क्या था? उनका पूरा नाम एवोगैड्रो। और ये कब दिए? इस लॉ को वो दिए 1811 में। एवोगैड्रो दिए कौन, कब दिए? तो 1811 में दिए। देखो, ये एमिडियो एवोगैड्रो जो होता है, इनको एक और नाम से जाना जाता है, वो है क्या? फादर ऑफ मॉलिक्यूल। तो इनको हम लोग क्या कहते हैं? ऑल्सो कॉल्ड एवोगैड्रो को ही कहा जाता है। तो एवोगैड्रो लॉ को दिए किसने? एमिडियो एवोगैड्रो दिए, इनके नेम से ही लिया गया है। 1811 में दिए। और ये जो एमिडियो एवोगैड्रो है, इनको फादर ऑफ मॉलिक्यूल भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखो इस लॉ में कहा क्या जाता है। आखिर ये जो एमिडियो एवोगैड्रो जिस लॉ को दिए थे, एवोगैड्रो लॉ को, इसमें वो क्या कहते हैं? तो यहाँ पर लिखते हैं he said that equal volume of all the gases contain equal number of molecule, जिसको हम लोग कैपिटल एन से भी लिखते हैं। ठीक है, एट द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर इसको अच्छे से समझते हैं। ही सेड दैट मतलब कि ये जो एमिडियो एवोगैड्रो थे, वो एवोगैड्रो लॉ के बारे में क्या कहते हैं? तो इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस, यहाँ पर क्या लिखा है? ऑल द गैसेस, सारे गैसेस का, जितने भी गैसेस होते हैं ना, हम लोग जानते हैं कि इस एक एलिमेंट के अंदर जितने भी गैसेस होते हैं, उन सारे, या एक एलिमेंट या जो कंपाउंड रहते हैं, जो गैसेस रहते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, तो अगर आप कोई भी गैसेस लो तो वो क्या हो जाएगा? इक्वल। अगर इक्वल वॉल्यूम लो किसी भी गैसेस का, तो इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अगर एक गैस मतलब कि एक वॉल्यूम में, एक वॉल्यूम लो मतलब इक्वल वॉल्यूम ले, अलग अलग गैसेस लो, ऑक्सीजन लो, कार्बन डाइऑक्साइड लो, नाइट्रोजन लो, क्लोरीन लो, और उन सब का क्या लो? सबका वॉल्यूम इक्वल रहना चाहिए। तो उसके अंदर के जो मॉलिक्यूल होंगे वो भी इक्वल होंगे, बट वहां पर कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है? एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। वहां पर टेम्परेचर और प्रेशर दोनों क्या होना चाहिए? सेम रहना चाहिए। मतलब जैसे इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जैसे कि इतने बड़े सर्कल में मैं क्या ली कि अलग अलग गैसेस ली। इसमें मान लेते ऑक्सीजन ली मैं, इसमें नाइट्रोजन ली, इसमें क्या ली? क्लोरीन ली। ऑब्वियसली अब इसके कुछ ना कुछ क्या होंगे, यहाँ पर एटम्स होंगे, या कह सकते हैं मॉलिक्यूल बना करके, मॉलिक्यूल के फॉर्म में होंगे, नाइट्रोजन के भी होंगे और क्लोरीन के भी होंगे। अब मैं यहाँ पर क्या की, ये जो सर्कल के अंदर मैं अलग अलग गैसेस रखी हूँ, इसमें क्या की हूँ मैं कि इसमें जो टेम्परेचर और प्रेशर दोनों सेम, ये दोनों तीनों सर्कल एक जैसा तो है ही, बट मतलब कि वॉल्यूम तीनों का इक्वल है, और इसके अंदर टेम्परेचर और प्रेशर दोनों सेम दी। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि इन सब के अंदर जो मॉलिक्यूल होंगे वो सारे मॉलिक्यूल भी सेम होंगे। अब मॉलिक्यूल सेम होगा कब? तभी सेम होगा जब इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस, मतलब कि सबका वॉल्यूम इक्वल होना चाहिए,
और उनका टेम्परेचर और प्रेशर वो दोनों सेम, मतलब सेम टेम्परेचर पर सेम प्रेशर पर दोनों को रखना चाहिए। तब हम लोग को क्या मिलेगा कि सबके अंदर जो मॉलिक्यूल होंगे वो मॉलिक्यूल भी इक्वल हो। ठीक है, और इन अदर वर्ड, इसको हम लोग दूसरे शब्दों में क्या लिख सकते हैं, इन अदर वर्ड। अगर इसे हम लोग दूसरे शब्दों में लिखना चाहें तो दूसरे शब्दों में इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस to the number of molecule, या इसको at constant temperature and pressure। जो यहाँ पर लिखा है वो ही यहाँ पर लिखा है, बट यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक न्यूमेरिकल वैल्यू भी मिल जाती है, ठीक है, एक इक्वेशन मिल जाता है यहाँ। वो क्या है, यहाँ पर भी वही है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहने का मतलब ये हुआ कि एक अगर बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक अगर घटेगा तो दूसरा भी घटेगा, दोनों एक दूसरे का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के हम लोग नंबर ऑफ मोल भी लिख सकते हैं। अब नंबर ऑफ एक मोल का वैल्यू कितना होता है उसको हम लोग अभी जस्ट देखेंगे आगे। एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, यहाँ पर क्या लिखी हूँ, सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब दोनों सेम रहेगा, टेम्परेचर और प्रेशर दोनों सेम रहेगा। और यहाँ पर भी कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब कि वर्ड अलग आ गया है, बट इसका भी मीनिंग वही है कि कांस्टेंट मतलब कि एक जैसा ही टेम्परेचर और एक जैसा ही प्रेशर हम लोगों को रखना पड़ेगा। तो इक्वल वॉल्यूम ऑल द गैसेस, सारे गैसेस का इक्वल वॉल्यूम वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हम लोग कुछ ऐसे करके दिखाते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, या जिसको हम लोग नंबर ऑफ मोल भी कहते हैं, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। वो कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर क्या होगा कि अगर इक्वल वॉल्यूम किसी भी गैसेस का ले, सेम टेम्परेचर दे दे, मतलब सेम कंडीशन रहेगा टेम्परेचर का भी प्रेशर का भी, तो उसके अंदर जितने भी मॉलिक्यूल होंगे वो सारे मॉलिक्यूल भी क्या होंगे, सेम हो जाएंगे। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अभी हम लोग क्या समझे, अभी हम लोग समझे एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रोस लॉ को कौन दिए थे, उनके नेम से ही पता चल रहा है, उनके नेम को ही दे दिया गया इस लॉ के रूप में। वो कौन दिए थे, अमेडियो एवोगैड्रो ने दिया था। कब दिया था, तो 1811 में, 1811 में दिए थे। और देखो ये जो अमेडियो एवोगैड्रो है ये फादर ऑफ मॉलिक्यूल, मतलब मॉलिक्यूल के पिता भी कौन कहलाते हैं, अमेडियो एवोगैड्रो ही कहलाते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो एवोगैड्रोस लॉ है, या कह सकते हैं अमेडियो एवोगैड्रो जो इस लॉ को दिए, वो इस लॉ के बारे में क्या कहते हैं, तो वो कहते हैं ये है कि अगर कोई भी गैस लो, देखो ये जो एवोगैड्रो लॉ है वो गैसेस के लिए ही है, ऐसा नहीं कि सॉलिड या लिक्विड के लिए, सिर्फ और सिर्फ गैसेस के लिए। ठीक है, यहाँ पर क्या कहे वो कि ऑल द गैसेस, मतलब जितने भी गैसेस है उन सारे गैसेस का अगर आप इक्वल वॉल्यूम ले लो, जैसे देखो कि हम लोग कोई एक ऐसा कंटेनर ले लेते हैं, बहुत सारे कंटेनर, सपोज करो जितने भी गैसेस हैं हमारे अर्थ पर उतने सारे हम कंटेनर ले लिए, और उन सारे कंटेनर के अंदर हम लोग क्या कर दिए, उन गैस को बंद कर दिए। बट हम लोग क्या एक काम किए, वो काम ये किए कि उस सारे गैसेस को जो मैं बंद की हूँ अलग अलग कंटेनर में, उसमें सेम टेम्परेचर भी दे दी और सेम प्रेशर भी दे दी। अब इसके बाद क्या होगा कि वॉल्यूम तो सबका इक्वल है, मतलब कि सबके अंदर गैसेस भी होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे, सेम टेम्परेचर पर भी है, सेम प्रेशर पर भी है। और इसके बाद उसके अंदर जो इतने भी मॉलिक्यूल होंगे ना उन सारे के अंदर मॉलिक्यूल भी इक्वल ही होंगे। यही कहा जाता है एवोगैड्रोस लॉ में कि मॉलिक्यूल भी अगर आप इक्वल वॉल्यूम वाले कोई भी कंटेनर लोगे उसमें सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर का भी और प्रेशर का भी, मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर सबको रखोगे, उसके अंदर जो मॉलिक्यूल की जो संख्या होगी वो भी सबके अंदर इक्वल होगी। अब जब मॉलिक्यूल इक्वल होगा तो ऑब्वियसली उसके अंदर जितने भी एटम्स होंगे तो एटम भी सब में क्या होंगे, इक्वल एटम ही होंगे। तो यही कहता है एवोगैड्रो लॉ। और इसको दूसरे तरीके से हम लोग ये भी कह सकते हैं इक्वल वॉल्यूम ऑफ द ऑल द गैसेस, मतलब सारे गैसेस का जिसका इक्वल वॉल्यूम रहता है, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहने का मतलब कि जैसे आप वॉल्यूम को बढ़ा दोगे तो उसके अंदर रहने वाला मॉलिक्यूल की भी संख्या बढ़ जाएगी।
अगर आप वॉल्यूम को कम कर दोगे तो मॉलिक्यूल की संख्या भी कम हो जाएगी। अब जैसे समझो इसको हम लोग घर के एग्जाम्पल से, जैसे कि हम लोग घर में डब्बे में बहुत छोटे छोटे डब्बे कंटेनर हम लोग क्या रखते हैं कि अलग अलग सामान रखते हैं। ऑब्वियसली अगर उस डब्बे को बड़ा करके रखोगे तो उसमें ज्यादा सामान आएगी, अगर उसको छोटा करके रखोगे तो कम सामान आएगी। जैसे हम लोग घर में चावल या आटे वगैरह को रखते हैं, तो चावल को अगर बड़े वाले डब्बे में रखोगे तो ज्यादा चावल उसमें आएगा, छोटे वाले में डब्बे में रखोगे तो कम चावल आएगा। तो वही कहता है ये भी लॉ, ये सारे गैसेस का मतलब कि इक्वल वॉल्यूम लो सारे गैसेस का, तो वो उसमें क्या होगा कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी इक्वल होगा। उसी को वो कहता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, या जिसको नंबर ऑफ मोल भी कहते हैं। अब ये नंबर ऑफ मोल क्या होता है इसको अभी आगे समझेंगे। एट द कांस्टेंट टेम्परेचर सेम कंडीशन टेम्परेचर का भी होना चाहिए और प्रेशर का भी रहना चाहिए। आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या समझेंगे कि वहां पर जो लिखा हुआ था नंबर ऑफ मोल, इस मोल का मतलब क्या होता है। तो देखो मोल का मतलब क्या होता है, तो मोल एक वैल्यू होती है, कांस्टेंट वैल्यू होती है जिसका कितना वैल्यू होता है। तो अगर कहीं पर 1 मोल लिखा रहे, यहाँ पर अगर कहा जाए 1 मोल, तो 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, ये एक मोल का वैल्यू होता है। ठीक है, और वहां पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल लिखा था, मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और फिर ब्रैकेट में नंबर ऑफ मोल लिखी थी। इसका मतलब क्या हुआ कि 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल। अब देखो हम लोग जानते हैं कि मॉलिक्यूल कैसे बनता है, तो एटम से मिलकर के मॉलिक्यूल बनता है, फिर उसके अंदर एटम, जैसे देखो कि मैं यहाँ पर लिख दूं 1 मॉलिक्यूल इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। अब ये मॉलिक्यूल किसी भी ना किसी चीज का होगा, तो वो कौन से समान हो, जैसे देखो मैं O2 लिखी हूँ, ऑक्सीजन के या मॉलिक्यूल। अब इसके अंदर एटम्स पूछा जाए कि ये तो मॉलिक्यूल ही बोल, इतना मॉलिक्यूल है, तो कितने एटम्स होंगे, तो यहाँ पर 2 एटम होंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, 2 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। अब क्या आ जाएगा, ये एटम्स आ जाएगा, इसका वैल्यू कितना होगा 12.044 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स, इतने एटम्स हो जाएंगे। तो वहां पर मॉलिक्यूल लिखने का मतलब कुछ ऐसा था कि वहां पर उसके अंदर क्या है कि अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कहा जाए तो वहां पर नंबर ऑफ मोल भी लिख सकते हैं, या नंबर ऑफ एटम लिखा जाए तो वहां पर भी नंबर ऑफ मोल लिख सकते हैं। अगर एटम्स रहेगा तो उतने जितने एटम्स प्रेजेंट रहेंगे उनसे मल्टीप्लाई कर देंगे, और मोल अगर मॉलिक्यूल लिखा रहेगा तो जितने मॉलिक्यूल रहेंगे उससे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और देखो ये जो नंबर ऑफ मोल होते हैं इसी को हम लोग एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। ठीक है, तो अगर पूछा जाएगा कि एवोगैड्रो नंबर क्या होता है, एवोगैड्रो नंबर, अभी तो हम लोग एवोगैड्रो लॉ के बारे में पढ़े थे कि एवोगैड्रो लॉ दिए किसने, उनके क्या प्रिंसिपल थे उसके बारे में पढ़े। अब देखेंगे कि एवोगैड्रो नंबर क्या होता है। तो देखो जो नंबर ऑफ मोल, एवोगैड्रो नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ मोल, जिसको हम लोग स्मॉल एन से भी लिखते हैं, इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। मतलब कि जो कि नंबर ऑफ मोल होता है वही एवोगैड्रो नंबर भी होता है। और एवोगैड्रो नंबर को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग एन ए लिखते हैं, एन से रिप्रेजेंट करता है नंबर को और ए रिप्रेजेंट करता है एवोगैड्रो को। कैपिटल एन और स्मॉल ए लिखा जाता, सॉरी कैपिटल ए लिखा जाता है, बट कुछ इस तरीके से जैसे एन और नीचे ए लिखा जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसको हम लोग एवोगैड्रो लॉ कहते हैं। इस तरीके से एवोगैड्रो लॉ को रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अगर यहाँ पर स्मॉल ए लिख दोगे फिर ये गलत हो जाएगा, क्योंकि स्मॉल ए जानते हैं हम लोग, फिर वो एन ए बन जाएगा, एन ए मतलब क्या होता है सोडियम हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर कैपिटल ए लिखा जाता है। आई होप कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो अभी हम लोग क्या समझे कि नंबर ऑफ मोल क्या होता है। तो देखो कहीं भी मोल आएगा, मोल का मतलब ही होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। और वहां पर मॉलिक्यूल था,
तो अगर हम लोग ऑक्सीजन ले लें कि ऑक्सीजन गैस की वॉल्यूम हम लोग चेक कर रहे हैं, तो वहां पर उसमें मॉलिक्यूल में अगर लिख देंगे तो 6.02 इंटू 10⁻23 हो जाए। अगर पूछा जाएगा कि उस मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स कितने हैं, उसको जितने भी मॉलिक्यूल रहेगा वहां पर जो भी उसमें जितने भी एटम्स प्रेजेंट रहेंगे उसकी एटोमिसिटी जितनी भी होगी उससे उस एवोगैड्रो नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, उसमें नंबर ऑफ एटम्स आ जाएगा। और ये जो नंबर ऑफ मोल या कह सकते हैं कि मोल जो होता है ना, मोल को हम लोग क्या कहते हैं, एवोगैड्रो नंबर भी कहते हैं। मतलब एवोगैड्रो नंबर इक्वल टू मोल इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻26। एवोगैड्रो नंबर को हम लोग कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ मोल को स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका दोनों का वैल्यू क्या होता है 6.022 इंटू 10⁻26। आई होप कि आप लोग ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग एवोगैड्रोस लॉ का एक इक्वेशन बनाने वाले हैं। इक्वेशन बनेगा कैसे, तो देखो एवोगैड्रो लॉ के मैं दो फॉर्मूले बताए, मतलब कि दो उसका डेफिनेशन बताई थी। एक था कि दोनों सेम था, बट सेकंड में ये था कि वहां पर मैंने बताई थी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ द ऑल द गैसेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के अंदर मैं ब्रैकेट में ये भी लिख थी नंबर ऑफ मोल। ठीक है, एट द कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब कि सेम कंडीशन रहता है, टेम्परेचर भी सेम रहता है, प्रेशर भी सेम रहता है, तो वहां पर जितने भी वॉल्यूम होते हैं गैसेस के, जितने भी वॉल्यूम होते हैं वो क्या होता है, उसके अंदर जितने भी मॉलिक्यूल होते हैं वो सारे इक्वल होते हैं। ठीक है, अब उन्हीं सारे बातों के हम लोग एक इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं। सबसे पहले मैं क्या बताई थी कि वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कैपिटल एन के। कैपिटल एन कहने का मतलब क्या हुआ, कैपिटल एन कहने का मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, और फिर मैं बताई थी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इक्वल रहते हैं, किसके इक्वल रहते हैं, एवोगैड्रो नंबर के इक्वल, या कह सकते हैं नंबर ऑफ मोल के इक्वल। तो उसको हम लोग स्मॉल एन से लिखते हैं। इसका मतलब ये लिख सकते हैं कि एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एन, क्योंकि दोनों तो इक्वल ही है। ठीक है, और फिर देखो कि ये इसके v जो है वो इस कैपिटल एन की इक्वल है, और n जो है कैपिटल एन स्मॉल एन की इक्वल। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या वॉल्यूम इक्वल टू नंबर ऑफ मोल। तो यहाँ से ये इक्वेशन हम लोग निकल के आया कि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, क्योंकि देखो वॉल्यूम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के इक्वल है और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल नंबर ऑफ मोल के इक्वल है। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ वॉल्यूम जो है वो नंबर ऑफ मोल की इक्वल है। ये हो गया। अब देखो ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कब हटती है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तब हटती है जब बीच में कोई कांस्टेंट आता है। यहाँ पर हम लोग कोई कांस्टेंट ले रहे हैं, k ले रहे हैं, मींस v इज इक्वल टू k n। इस k का मतलब क्या हो गया, k का मतलब हो गया कांस्टेंट। अब देखो इसमें सबका मतलब क्या होता है, इन सब में यहाँ पर ये लिख सकते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। प्रेशर v का मतलब ये हुआ यहाँ पर वॉल्यूम, कैपिटल N का मतलब यहाँ पर हुआ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, फिर स्मॉल n का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर स्मॉल n का मतलब हुआ नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल। तो ये हम लोग का एक फॉर्मूला निकल के आ गया कि अगर हम लोग को वॉल्यूम फाइंड करना है किसी भी गैसेस का, तो हम लोग उसको एक कांस्टेंट लेंगे बीच में, और कांस्टेंट आई थिंक दिया भी रहेगा, और उसको हम लोग एवोगैड्रो नंबर से या कह सकते हैं नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये था एवोगैड्रो लॉ का एक इक्वेशन। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसमें मैं कुछ नहीं किया, इसमें जो हम डेफिनेशन लिखे थे उस डेफिनेशन में जो जो कह रहा था उसी को हम लोग बस यहाँ पर लिखे। वहां पर दिया क्या गया था, वहां पर ये बोला गया था कि इक्वल मास इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस, सारे गैस का जितने भी गैसेस होते हैं वो इक्वल वॉल्यूम, उन सबका इक्वल वॉल्यूम ले लिया गया है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो होता है वो बराबर होता है, वो किसके बराबर होता है, तो बराबर होता है नंबर ऑफ मोल का। ठीक है, तो इसका मतलब ये लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अब यहाँ से ये समझ में आया कि वॉल्यूम भी किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ मोल के इक्वल में। बट ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम लोग हटाना, इसका मतलब क्या होता है, ये जो मैं लिखी हुई हूँ ये भी लिख देते हैं यहाँ पर। इसका मतलब ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल।
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसकी और भी बहुत सारे मीनिंग है। अगर ये टीचर ऐसे करके करेंगे इसका मतलब क्रॉस हो गया, मतलब गलत हो गया। अगर हम लोग यहाँ पर इक्वेशन में यूज करेंगे मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। और फिर अगर दूसरे जगह यूज करेंगे एंगल में तो वहां पर इसका मतलब अल्फा हो जाता है। ठीक है, तो अलग अलग जगह इसकी अलग अलग मतलब कि अगर कहा जाए तो ये अलग अलग रूप में दिखता है। जैसे यहाँ पर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टीचर करेंगे तो क्रॉस हो जाएगा, और एंगल के रूप में यहाँ पर ये अल्फा में यूज हो। बट यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ले रहे हैं। तो देखो बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोल की। तो मतलब ये कह सकते हैं वॉल्यूम भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोल की। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाना है तो बीच में हम लोगों को एक कांस्टेंट लाना पड़ेगा। तो V वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल, बट यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट मतलब क्या होता है कि जैसे कोई नंबर जो कभी चेंज ना हो सके, जैसे हम लोग वन का वैल्यू कभी भी चेंज नहीं हो सकता है। 5, 11 अगर पॉइंट में भी कुछ लिखे तो इसका वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगा, तो यही क्या हो जाता है, इसी को हम लोग कहते हैं कांस्टेंट। तो वैसे यहाँ पर एक कोई कांस्टेंट ली जाती है और जिससे ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये हट के यहाँ पर इक्वल का साइन आ जाता है। आई होप कि आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक, इसी के साथ हमारा वीडियो होता है खत्म। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल रहा होगा तो प्लीज वीडियो कर दीजिएगा एक लाइक और हमारे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।